तो गोलगप्पे भी सोराइसिस का कारण हो सकते हैं? दूध भी सोराइसिस का कारण हो सकता है। सफेद दूध हाँ सोराइसिस हो सकता हाँ, 5 पर्टिकुलर सब्जियां हैं जो सोराइसिस का कॉज हो सकता है। पर सोराइसिस में एक खासियत क्या होती है कि उसमें वाइट डैंड्रफ नहीं होता, उसमें सिल्वर कलर का डैंड्रफ है बॉडी में, बॉडी में। पूरी जो बॉडी झड़ता में। है ना जी, हाँ, वो सिल्वर कलर का होता है, चांदी के रंग जैसा होता है। वो जब होता है और इचिंग होती है, रेडनेस होती है और स्केलिंग होती है। अब सोरियासिस में भी कई तरह से है। किसी को तो शुरू होता है खूनी से, किसी को शुरू होता है नेल से, मैक्सिमम को शुरू होता है स्कैल्प से। शुरू में क्या लगता है, डंडर भी तो है सिर में या बॉडी में, ऐसा लगता है जैसे कीड़ी चल रही है। हम क्या करते हैं, यूं यूं किया, देखा कीड़ी तो है नहीं। ये तब होता है कि जब आपकी डाइट में गड़बड़ है, खाना पीना आपका गड़बड़ है, पित्त बढ़ गया आपके शरीर में। इतना पित्त बढ़ गया कि वो रिस के इतना सिक्रेशन उसके बॉडी पे आ गए कि वो जमना शुरू हो गया। तो ये एक स्थिति जब बनती है, आदमी की लाइफ इतनी दुभर हो जाती है कि आदमी सोचता है कि अरे मैं जी क्यों ना हूँ, मेरा इस जीवन का लाभ क्या है। मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, अपनी पढ़ाई में पूरी नहीं कर पा रहा, तो क्या करूँगा मैं। आप बिलीव करेंगे, जब वो लेडी आई नाइटी में, मतलब फ्लाइट पे आई नाइटी में, आगे से उसने ऐसे पकड़ी हुई अपनी नाइटी, पीछे से माँ ने पकड़ी हुई ऐसे नाइटी, अपने कपड़े भी टच नहीं कर पा रही थी। अब जैसे मान लो ये मेरी बाजू यहाँ पे है, सीधी है तो नॉर्मल है स्किन, पर ये बाजू मेरी बहुत देर तक ऐसे रही, तो बॉडी ने अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लिया। जब उसने ऐसे किया तो यहाँ क्रैक आना शुरू हो। जो घर का खाना नहीं खाता और बाहर का खाना खाता है, वो उसने मरना है। मछली के ऊपर दूध पीना या ये सब, वो क्या रियल वही है? दादी जो बोलती थी ना, नानी जो बोलती थी, वो सही बोलती थी कि यदि आपने नॉन वेज का दूध पी लिया या दूध का कोई प्रोडक्ट ले लिया तो आपको स्किन की कोई ना कोई बीमारी होनी है, इवन की लेप्रोसी तक भी हो जाएगी आपको। हमारे बीच में हैं डॉक्टर मनोज वर्मानी जी, जो कि लगभग 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आयुर्वेद के माने हुए डॉक्टर हैं, और ख़ास स्पेशली सोराइसिस के लिए इनके पास ऐसा तोड़ है जो आज तक हमने कहीं नहीं सुना। तो आज हम इसी के लिए पूरा चर्चा करने के लिए आए हैं कि डॉक्टर साहब पूरा सोराइसिस के बारे में, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, और क्या वाकई आयुर्वेद में इसका कोई परमानेंट इलाज है, और क्या कोई पेशेंट ठीक हुआ भी है सोराइसिस से। तो सब बातें एक एक करके पूरा जानने वाले हैं, इसलिए पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग पूरा इसको देखिएगा, एक एक चीज़ के बारे में आज आयुर्वेद के तरीके से बहुत ही उम्दा जानकारी आज इसमें मिलने वाली है। तो डॉक्टर साहब, पहले तो स्वागत है आपका। तो वाकई ही आयुर्वेद में इसका इलाज है? मैं ना आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे पास लगभग मानिए 27 साल से सोरियासिस के पेशेंट आ रहे हैं। 27 साल से? हाँ, 30 साल की मेरी प्रैक्टिस है, 27 साल से सोरियासिस के पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा। शुरू में मेरा भी क्या होता था कि पेशेंट देख के मैं भी बोलता था, बाकी होता है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जाओ, मैं ट्रीटमेंट नहीं करूँगा इसका। पर आप जैसे ही एक समाज का कार्यकर्ता कहूँ, उनकी साली को सोरियासिस थी। अच्छा। तो उन्होंने जिद कर ली मेरे से कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता, आप ट्रीटमेंट तो आपसे ही कराना है। और हम लोगों ने क्या किया कि बड़ी हिम्मत करके, और मन में ये भी शंका थी कि यदि ठीक नहीं हुई तो हमने क्या सोचा कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। नहीं, ट्राई कर लेते नहीं वाला था, भाव ये था कि अपना एफर्ट कर लेते हैं। ट्राई करना तो एक भाई अच्छा गले से बला टालनी है, वो ट्राई होती है। मेरा भाव था कि अच्छा अपने पास शास्त्र हैं, किताबें हैं, MD क्वालिफाइड हैं, मतलब हाईली क्वालिफाइड जो आयुर्वेद में होता है वो हम हैं। तो मैं ना करूं तो वो एक विश्वास, एक व्यक्ति आ रहा है उस हिसाब से, तो मुझे उसका कुछ करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसको पहले सीधा मैंने पंचकर्मा भी डाल दिया। अच्छा। मैंने उनको दवाई नहीं दी, मैं पंचकर्मा करते। एंड यू वॉन्ट बिलीव, उस लड़की की स्थिति ये थी कि पूरे बॉडी में मात्र इतना एरिया, ये तो माथे में इतना एरिया पे सोरियासिस नहीं थी, सिर से लेके पैर के नाखून तक पूरे बॉडी पे सोरियासिस थी। बेसिकली क्या, ईचिंग एक बड़ा कॉमन सिम्टम है। स्किन की कोई भी बीमारी होगी उसमें ईचिंग तो होनी है। दूसरा क्या, डैंड्रफ होगा तो उसमें डैंड्रफ जैसा वाइट डैंड्रफ भी चढ़ता है। अब वो लड़की थी तो उसको मैं ये तो नहीं कहता मैं कपड़े उतार के दिखाऊं, वो तो नहीं कह सकता, पर मुझे एक आइडिया आ गया उससे कि भाई स्केल्स बहुत ज्यादा है। मतलब जब वो पूरा बॉडी उसका झड़ रही थी, उसके ऊपर सिल्वर चढ़ रही थी, देखने की हालत भी नहीं, देखा भी नहीं जा सकता होगा। दूसरी बात ये भी है कि जो जोड़ है हमारे, मूवमेंट होनी है उसके अंदर, हार्डनेस हो रखी है वहाँ पे। जैसे ही आपने टांगे मोड़ी और लगातार मुड़ी हुई रहेगी सीधी की, तो वो क्रैक भी आते हैं स्किन में। अब जैसे मान लो ये मेरी बाजू यहाँ पे है, सीधी है तो नॉर्मल है स्किन, पर ये बाजू मेरी बहुत देर तक ऐसे रही, तो बॉडी ने अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लिया। जब आपने ऐसे किया तो यहाँ क्रैक आना शुरू हो गए, वहाँ से ब्लड आना शुरू हो गया। मैंने डॉक्टर साहब आपके बारे में सुना 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट आपने ठीक किए हैं सोराइसिस के। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को आपने डील किया है सोराइसिस के पेशेंट। बिल्कुल किया। तो क्या क्या उनके सिम्टम रहते थे, कैसे कैसे, मतलब क्या सभी में सेम तरह? ना 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 ना, आप तो बिल्कुल ये मान के चलिए कि हर एक पेशेंट नया पेशेंट है। कोटा से एक पेशेंट थी, उस लड़की का हम जब फाइल भरते हैं, कॉज ऑफ डिजीज ढूंढते हैं, हमने अपने सारे एक्सपीरियंस उसमें डाल दिए।
हमें कॉज ऑफ डिजीज ही नहीं मिला। हमें लगा क्या करें। हेरेडिटल भी होता है कि पेरेंटल है या कुछ ऐसा? बिल्कुल जेनेटिकल तो है ही है भाई। मान लो जब पेरेंट्स को सोरेसिस आया और वो उस समय प्रेगनेंसी ले ली उन्होंने, तो मोर देन 75% चांसेस हैं कि बच्चों को हो जाए। तो उस केस में वो भी नहीं थी? उस केस में वो भी नहीं था। अच्छा। उस लड़के की शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे, और हस्बैंड वाइफ ने मेरा एक वीडियो देखा हुआ कहीं यूट्यूब पे, तो वो देख के आ गए। हमने अपनी पूरी हिस्ट्री ले ली और 1 घंटा लगा के अपनी तरफ से जितने एफर्ट लगाए सब लगा लिए, सब नहीं कॉज ऑफ डिजीज क्या है। वो एडमिट ही हो गए मेरे पास आके। अच्छा। 6 दिन तक उनका जो हमारा पंचकर्मा ट्रीटमेंट चलता है, उसको विरेचन बोलते हैं खासकर, वो ट्रीटमेंट चल रहा था। 7वें दिन हम मोशन लगाते हैं विरेचन में। तो 6ठे दिन में शाम को जब राउंड पे उसके कमरे में गया, आज भी उस बात को याद करता तो मुझे बड़ा एक अच्छा भी लगता है कि उसने मुझे अंकल कहा, अंकल आप बहुत गंदे हो। गंदे हो? मैंने कहा यार, मैंने कहा बेटा मैंने क्या कर दिया आपके लिए? बोले आपको पता महीने में कितने दिन होते हैं? मैं कहा कभी 30 होते हैं, कभी 31 होते हैं, फिर 28 भी होते हैं। ठीक है। तो बोले मैं महीने में 28 दिन गोलगप्पे खाती हूँ, अच्छा। और मुझे आज 8 दिन हो गए मैंने गोलगप्पे नहीं खाए, मेरे को तलब हो रही है। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया तो गोलगप्पे कॉज है। कॉज यहाँ था। और लोग क्या कहते हैं कि सोरेसिस का कॉज अननोन है। अच्छा। इसलिए ट्रीटमेंट नहीं है। वो 3 महीने में लड़की ठीक हो गई। अच्छा, गोलगप्पे छोड़ते ही? आप देखो जी, कमाल तो ये है कि मैं फिर उसकी पूरी बात बता ही देता हूँ आपको। और अच्छी बात है, और वो मतलब सीखने वाली बात भी है उसमें से, कि जब मैंने 6ठे दिन को कहा कि बेटा कोई नहीं गोलगप्पे खाते हैं, एक्चुअली मेरे में एक आदत है मैं ना नहीं करता किसी को, मेरे मुँह में ना ही नहीं होती। मैं ना भी कहता तो दूसरे दिक्कत करता। मैं कहा अच्छा तो गोलगप्पे खाते हैं, एक काम करो शाम का टाइम है और मैं भी तैयार होता हूँ, मैडम भी तैयार होते हैं, मेरी बिटिया भी है छोटी, इकट्ठे चलते हैं, 1 गाड़ी 5 लोग आते हैं, आप हस्बैंड वाइफ दोनों हो, 5 चलते हैं, ऐसी शॉप पे चलेंगे जो करनाल की सबसे मशहूर गोलगप्पा शॉप है, वहाँ चलेंगे। वो लड़की तैयार, सर तो बड़े अच्छे भैया, तो मिलने वाला जी हो गए। तो मैं कहा बेटा एक काम और करना साथ में, कि आप जो अपना सामान लाए हो ना, वो भी साथ में पैक कर लेना। अच्छा। बोले क्या मतलब? मैं गोलगप्पे खाएंगे, फिर रेलवे स्टेशन आपको छोड़ेंगे, वहाँ से आप दिल्ली की ट्रेन पकड़ोगे, दिल्ली से फिर कोटा की ट्रेन मिल जाएगी आपको, बस आप घर जाओगे, बस फिर तो बात खत्म होगी ना यहाँ पे। तो उसको समझ में आ गया कि सर क्या कहना चाहते हैं। उसको सर कल तो मेरा ट्रीटमेंट फाइनल है और आप मेरे को ऐसे भेज रहे हो। मैं थोड़ी भेज रहा हूँ, आप तो खुद जा रहे हो। तो खैर जी उसने मना करके वो नहीं खाए गोलगप्पे। नेक्स्ट डे उसका विरेचन हो गया, और उससे नेक्स्ट डे 8वें दिन वो यहाँ से चले गए। 1 महीने की दवाई दी, शर्त क्या लगाई कि मानो आज A तारीख है, तो अगले महीने की A तारीख को ही आपने वापस आना है मेरे पास। शर्त क्या है? बाकी जो मर्जी खाओ, गोलगप्पे मत खाना। गोलगप्पे छोड़ देना। छोड़ देना नहीं, मत खाना, बस ऐसा करके बोला। तो वो लड़की काफ़ी हद तक दवाई से ठीक हो गई। 20-22 दिन बीते, एक फ़ोन आता है मुझे डायरेक्ट, सर बहुत खारिश हो रही है 2 दिन से, सर बहुत खारिश हो रही है। मेरा सवाल क्या होना चाहिए था? मैंने छोड़ देखा कितने गोलगप्पे खाए। अच्छा। कहते आपको किसने बताया? मेरे हस्बैंड ने। मैं कहा तू ही बता रही है भाई, मैं तो कौन बताएगा। मैं कहा स्पीकर ऑन करो, अपने हस्बैंड से बात करो मेरी। तो वो क्या कहता है कि इसने जितने गोलगप्पे नहीं खाए थे ना, इसने 3 दिन पहले गिन के रोज का 1 गोलगप्पा मार के उतने गोलगप्पे इकट्ठे खाए हैं परसों। अब ये क्या हुआ, इसको हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं, इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव ये था कि उसको समझ में आ गया कि गोलगप्पा इज मेरा कॉज है। उसको लग ही ना था कि गोलगप्पे सोरेसिस हो सकती है। तो जैसे उसने किया तो उसको मतलब पैचेस नहीं आए, लेकिन उसको सिम्टम आ गए, उसको वो मतलब बर्निंग होनी शुरू हुई आ बॉडी गया में। वही सब। उसने कहा सर आज के बाद नहीं गोलगप्पे खाऊंगा। 7 दिन बाद उसको आना ही था, वो आ गई। मैं कहा बेटा गोलगप्पे मैं खाऊं। और उस लड़की ने सिर्फ 2 महीने दवाई खाई जी, सिर्फ 2 महीने। और आज वो ट्रीटमेंट 2016-17 की बात मैं बता रहा हूँ था, और आज वो लड़की बिल्कुल ठीक है, और बच्चे की माँ है, और बिल्कुल ठीक है। बच्चा भी ठीक है? बच्चा भी ठीक है। सर गोलगप्पे भी सोराइसिस का कारण हो सकते हैं? सफेद दूध भी दूध भी सोराइसिस का कारण हो सकता है। सफेद दूध? हाँ, सोराइसिस हो सकता है? हाँ। मैं सर डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो आप लोग, दूध पीने से सोराइसिस हो सकता है? मैं बता रहा हूँ ना जी, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें मुद्दा क्या है कि हम आमतौर पर गलती क्या करते हैं कि परोठा खा रहे हैं। हाँ, परोठा खा रहे हैं, जैसे बच्चों को हम स्कूल में भेजते हैं तो क्या करते हैं, घर से परोठा खिला के भेजते हैं, ऊपर से 1 गिलास दूध फटाफट पिला देते हैं, चल बच्चा स्कूल चल। हर कोई करता है। हर कोई करता है ना जी। आज मैं सबको कह रहा हूँ और आपको स्पेशली कह रहा हूँ कि घर जाके 2 गिलास दूध लेना, कांच का गिलास लेना दोनों, एक में 1 चम्मच चीनी मिलाना और एक में 1 चम्मच नमक मिलाना। बस मैं नहीं बोल रहा क्या होगा,
जो होगा वही कॉज ऑफ डिजीज है। 2 गिलास लेना, हाँ, उसमें से 2 गिलास दूध लिए, एक में चीनी मिलानी 1 चम्मच, और एक में हमने क्या मिलाना, नमक। नमक। भाई दूध भी सफेद, नमक भी सफेद, चीनी भी सफेद। तो हमने यदि उसमें नमक मिला दिया दूध में, तो क्या होगा दूध का? फट जाएगा। तो पेट में जाके क्या हो रहा है? मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया ना, जवाब तो आपने दिया ना, दूध पेट में जाके फट जाएगा। हाँ, तो क्यों फट जाएगा? फटी हुई चीज क्या, हम यदि दूध बाहर फट जाए तो हम पीते हैं क्या उसको? नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं पीते? क्योंकि उसकी तासीर बदल गई। हाँ, एक्चुअली दूध में लैक्टोबैसिलस होते हैं, ठीक है। जो नमक लगते ही वो जो कीड़ा वो मर जाता है, वो बन जाता है पॉइजन, वो बनाता है एसिड। जब एसिड बॉडी में ज़्यादा बनेगा तो क्या करेगा? जलन पैदा करेगा, खून में रक्त दुष्टि पैदा करेगा। वो जो रक्त दुष्टि होगी वो संचार करेगी पूरे बॉडी में, उसके टॉक्सिन कहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे? स्किन के नीचे। 3 साल लगते हैं सोरियासिस के सिम्टम पहली बार विजिबल होने में। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है पेशेंट का। मतलब 3 साल तक कुछ नहीं पता लगता कि सोराइसिस नाम की कोई चीज उसको। सोरियासिस तो छोड़ो जी, आपको लगता है अरे कुछ नहीं यार, एक थोड़ी सी खारिश हुई है, कीड़ी काट गई होगी, बस थोड़ा सा खारिश किया छोड़ दिया, या थोड़ा ज़्यादा भी होगा तुमने कोई एक गोली खा ली दब गई, या एक ऑइंटमेंट लगा ली हमने दब गई। पर जब 3 साल बाद ऑयल लगा लिया, केमिकल लगा लिए, सब कुछ लगा लिया, फिर भी डेट ऑफ जा नहीं रहा, तो जाके डायग्नोज होता है कि ये तो सोरियासिस शुरू हो गई, स्कैल्प सोरियासिस शुरू हो गई। इसीलिए लोग परहेज को मानते नहीं है। बट ऐसा आप तो ऐसे ही बोलते हो, अरे दूध का नमक खाया तो दुनिया खाती है, मैंने कोई नया खाया क्या? हाँ, सही बात है, सबको तो नहीं होती सोराइसिस। इसलिए नहीं होती कि मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास कौन सी गाड़ी है, पेट्रोल की है कि डीजल की है? डीजल की है। क्या पेट्रोल डाल के चलाओगे उसके अंदर? नहीं। आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, उसमें पेट्रोल डीजल डल सकता है क्या? उसमें तो टैंकी नहीं है। ठीक बात। उसको क्या चाहिए? पावर चाहिए, इलेक्ट्रिक की पावर चाहिए। मेरी बॉडी है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं पित्त और अच्छा। का प्रकृति हूँ, हाँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। खाऊंगा तो क्या होगा? मेरा मुंह जल जाएगा, मेरे को एसिडिटी हो जाएगी, मेरे चेहरे पे छाले निकल आएंगे या दाने निकल आएंगे। और वही चाय आप पिए जा रहे हो, आपको कुछ नहीं हो रहा। एक आदमी दिन में 20 कप चाय पी रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा। एक आदमी 1 कप चाय पी रहा है, वो पागल हो रहा है। मतलब अपनी प्रवृत्ति को देख के ही खाना पीना रखना चाहिए। प्रकृति बनती है माँ के पेट में। जब माता और पिता का स्पर्म दोनों मिले, उनसे जो जो गुण आए, जिसको हम गुण बोलते हैं, वो गुण क्या हैं? हमने गुणों को देखा, मेरा चेहरा मम्मी जैसा, मेरी आंखें पापा जैसी, मेरी नाक दादी जैसी है, वो है, अलग है बात। पर मेरे को बीमारियां कौन कौन सी होने वाली हैं? मेरे को उन बीमारियों से बचने का तरीका क्या क्या मिलने वाला है? वो वहीं से मिलेगा जिस धरती में मैंने जन्म लिया। धरती कौन सी थी? धरती माँ तो धरती माता है ही है, पर मेरी माँ भी तो धरती थी जिसने मेरे को अंदर से मेरे को बीज को बड़ा किया। उस दौरान मेरी माँ ने क्या खाया था? कैन यू इमेजिन? आज ही एक पेशेंट मेरे पास थी, उनका बेटा है लगभग 9-10 साल का, पैदा हुआ तो उसके बॉडी पे पैदा होते ही से डिजीज़ है, स्किन डिजीज़ है। अब वो क्या ठीक होएगी? पर हम प्रयास कर रहे हैं पिछले 9 महीने से कि वो जो स्केलिंग बहुत हार्ड थी, जो क्रैक्स थे, वो कम हो गए हैं। पर हम ये नहीं कह रहे कि हम उसको ठीक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वो लेडी अपना घर इंग्लैंड से छोड़ के इंडिया बैठी है सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या वो 9 महीने का बच्चा सोराइसिस? 9 महीने का नहीं जी, 9 साल का बच्चा हो गया। 9 साल का हो गया तो अब सोराइसिस का उसमें? नहीं, वो तो पैदा हुआ था उसी दिन, उसके ऊपर व्हाइट लेयर पहले से ही थी उसके ऊपर। अच्छा। उसको हम सोराइसिस नहीं बोल रहे क्योंकि उसका डायग्नोसिस अभी नहीं हो पाया वो, पर सोराइसिस जैसे सिम्टम है उसके अंदर। स्किन एलर्जी? पूरी एलर्जी क्या, जो तो ऐसे मतलब पत्थर जैसी स्किन हो गई है उसकी, क्रैक्स हो गए उस पर। उसकी माँ को क्या करना पड़ता है, यदि एक कवर लेती है उसको रगड़ती है उसके साथ उतारने के लिए। तो हमने जब डिस्कस किया उनके साथ, क्या खाया होगा मदर ने? अब क्या है कि वो जो बाहर का जंक फूड खाने की एक आदत होती है ना यंग एज में, वो जब प्रेगनेंसी हो तो खट्टा खाने का जी तो करता ही है। अब खट्टा खाया कि मोमोज खाया या कुछ क्या खाया, वो तो अब मैं वो डिस्कोज नहीं करना चाह रहा कि मतलब आज की लेडीज़ सब समझती है कि हम क्या खाते हैं, सब में केमिकल ज़्यादा हैं। अभी मेरा ये हाथ ही है सिंपल सा, जब कोरोना आया था आपको याद होगा, हर आदमी सैनिटाइजर लेके यूं 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 कर रहा था। बिल्कुल। क्यों करना था? क्योंकि मन में डर था कि कहीं से कोई इन्फेक्शन ट्रैवल ना कर जाए, कोई इन्फेक्शन मुझे ना लग जाए। पर कुछ लोगों की स्थिति हो गई दिन में 20-20 बार करते थे, कोरोना चला गया। अभी मैं उसको व्यक्ति को 3 महीने पहले मिला, वो क्या करते हैं, यहाँ हाथ लगा फिर वो उठाया। हाँ, वो मेंटली अभी मेंटली नहीं, मैं वो बताता हूँ और बताता हूँ। यदि वो नहीं लगाएगा उसको नशा हुआ पड़ा उससे, हाथों से ही वो पी रहा है उसको। अब वो छोड़ता तो उसके हाथ वाइट हो जाते, इतनी डायनेस हो चुकी है। और ही इज़ ए प्रोफेशनल, एक अच्छे प्रोफेशन में है वो।
मैं कहा भाई तो छोड़ दो, तो जमाना क्या, अक्सर ना करो, मेरे को लगता है अभी कुछ अजीब अजीब हो रहा है मेरे हाथ में। हमने अपने आप को उन सब चीज़ों के अधीन कर लिया है जिन चीज़ों ने हमको बार बार दिखाया गया, कैसे भी दिखाया गया, डराया गया, कुछ भी किया गया, हम उनके गुलाम हो गए। और डॉक्टर साहब क्या क्या चीज़ें खाने से, मतलब सोराइसिस जैसे हमने बात की दूध से, गोलगप्पे ज़्यादा खाने से सोराइसिस हो सकता है। मैं तो एक बात और कहता हूँ, कोई एक चीज़ को आप लगातार यूज़ करना शुरू करोगे, एक्सेस करना शुरू करोगे। देखो दूध हमारा जीवन है। हम जब पैदा हुए हमारी पहली डेट क्या थी? हाँ, दूध थी ना जी। दूध कब तक पीना था? एक लिमिट तक पीना था। अब आप कहो जी मैं नहीं कुछ खाता पीता, मैं तो दूध पीऊँगा, साथ में खाऊंगा नमकीन, क्योंकि मुँह का स्वाद तो चेंज करना, नमक तो चाहिए बॉडी को। मैं कह रहा हूँ 3 घंटे का अंतर देके खा लोगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर आप कह रहे हो मैं तो अभी खाऊंगा, चाय पीऊँगा तो दूध पीऊँगा, साथ में नमकीन खाऊंगा, सभी लेते हैं तो गलत है ना जी। क्या उतनी एक्सरसाइज करते हो क्या? हमारे जो बुजुर्ग थे वो पैदल चलते थे, साइकिल पे चलते थे, सुबह 4 बजे उठते थे, रात को 9 बजे सोते थे। अब तो हम क्या है, वो दिन में 2 ही बार खाना खाते थे, हम 6 बार खाना खाते हैं। तो सोराइसिस का ज़्यादातर मेन कारण जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि या तो दूध के साथ मीठे जो भी है, या दूध के साथ नमक का कुछ भी सेवन करना, ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। मैं यहाँ या थोड़ा फिर सा गोलगप्पे। पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, दूध या दूध से बनी चीज़ों के साथ नमक और नमकीन चीज़ें नहीं खानी। ना सोराइसिस में नमक बना है, ना सोराइसिस में दूध बना है। एग्जाम्पल एक और कोट करता हूँ, आपके घर में बच्चे का बर्थडे है, केक तो रखोगे? केक होगा, हाँ, साथ में मीठा होगा, मीठा हो गया, साथ रसगुल्ले भी हो सकते हैं, बर्फी भी हो सकती है, साथ में चाउमीन भी हो सकती है, समोसे भी हो सकते हैं, पकौड़े भी हो सकते हैं, नमकीन भी होगा, हाँ। चाय भी हो सकती है ना। हमने क्या किया, केक तो खाया हमने क्रीम वाला, क्रीम बनी दूध से, साथ में हमने खा लिया समोसा, सिंपल फंडा, क्लियर हो गया। अंदर जाके क्या हुआ, शादी में किसी में हम गए तो हमने पहले जाते क्या किया, हमने दही, हाँ, पहले चटपटा ले लिया, गोलगप्पे खाए, या हमने दही भल्ले खाए। अब एक तो दाल और दही, पहले तो ये गड़बड़ है, फिर ऊपर नमक डल गया, फिर चटनी भी डल गई, मसाला भी डल गया, तो क्या पेट में। तो दही भल्ले अपने आप में ये पूरा सोराइसिस का डिश है। पर कभी खाया महीने में एक आधी बार तो चलेगा, वो तंग नहीं करेगा। पर आप रोज ही ऐसा कुछ, मतलब आज आपने दही भल्ले खाए, कल को आपने केक और समोसा खाया, परसों आपने दही के साथ कुछ और खा लिया, फिर एक ही समय तो पिज़्ज़ा में क्या होता है, चीज़ होता है नहीं होता। बिल्कुल। और हम क्या सोच के खाते हैं कि पिज़्ज़ा हमने खाया, इसमें ना वेजिटेबल है, टमाटर है, पत्ते हैं, ये हुआ है, तो वो जो नीचे चीज़ है वो क्या है, वो तो मिल्क प्रोडक्ट है ना। तो मैं आपको कॉज ऑफ डिजीज़ बताता हूँ कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के साथ नमक और नमकीन चीज़ें नहीं खानी, ये ध्यान रखना है। अब हम सब्जियों की बात करते हैं, कोई घर में सब्जियाँ सारे खाते हैं, खानी भी चाहिए। तो यहाँ पे 5 पर्टिकुलर सब्जियाँ हैं जो सोराइसिस का कॉज हो सकती हैं। अच्छा। टमाटर, बैंगन, भिंडी, अरबी और कटहल, ये 5 सब्जियाँ खानी चाहिए। जिनको नहीं खानी चाहिए, जिनको सूट कर रही हैं। जिनको टमाटर खाने से पेट में एसिड बन रहा है, जिनको टमाटर खाने से लग रहा है कि यार खाना खा के ना बड़ा हैवी हो रहा है, तो इट मीन्स है आपको टमाटर सूट नहीं करता। फिर बैंगन, चाहे वो भरते के रूप में है, चाहे वो तरी हुई सब्जी के रूप में है, आपको खाने के बाद लग रहा है ना अनईजी हो रहा है, बॉडी ना खुद को रिएक्ट करती है। हम ना उसको क्या कहते हैं, कुछ नहीं दबा लेते हैं। हमने कोई एक कैप्सूल खा लिया, उसको दबा लिया। टमाटर यदि माँ है तो बैंगन बाप है, भिंडी बहन है, ठीक है, और कटहल उसका भाई है, और अरबी भी उसकी बहनी है। जो लेसली सब्जी होती है जिसमें चिकनाहट होती है, लेस होती है, वो पचने में भारी होती है। देखो सिंपल सा एक लॉजिक है, इसमें साइंस बताता हूँ क्या है। ना मुझे टमाटर से दिक्कत है, मुझे बैंगन से दिक्कत है। मुझे दिक्कत है यदि मेरे को चीज़ हजम नहीं हो रही, वो कुछ ना कुछ पंगा मेरे को पाएगी। नहीं, ये कॉम्बिनेशन में तो यूज़ होता है, टमाटर तो हर सब्जी में यूज़ होता है, तड़के में लगाने में टमाटर ही लगता है डॉक्टर साहब। फिर मैं आपको ना एग्जांपल कोट करता हूँ। एक पेशेंट का एग्जांपल देता हूँ। उनको मैंने कहा भाई साहब टमाटर ना छुड़वाना, चाहे जो मर्जी छुड़वा लो, टमाटर मत छुड़वाना। मैं क्यों जी? कहता मुझे टमाटो सॉस चाहिए, मुझे सलाद में कच्चा टमाटर चाहिए, और मेरे सब्जी में मेरे को टमाटर चाहिए। मैं कहा वैसे एक काम करते हैं, अपन दवाई कुछ नहीं खाते, अपन 20 दिन 40 दिन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा। बोले वो क्या? मैं कहा बाकी सब कुछ खाओ, टमाटर छोड़ देते हैं। अच्छा। कि मैं कह रहा हूँ टमाटर ही छोड़ने, आप कह रहे टमाटर छोड़ दो।
मैं कहा करके देखते ना करके आप देखने में क्या जाता है। आप 15 साल से सोरेसिस से दुखी हो, एक बार कर लो यार, 15 दिन क्या दिक्कत है। ठीक आप मत करो 40 दिन, 15 दिन करते हैं। हम्म, ना मैं पंचकर्मा कर रहा हूँ आपका, ना मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं दे रहा आपको। सिर्फ लोकल एप्लीकेशन के लिए मैं आपको तेल दे रहा हूँ ताकि आपकी इचिंग हाँ कंट्रोल में रहे। आप बिलीव नहीं करोगे, वो बंदा 10 दिन बाद क्या बोलता है, डॉक्टर लब गया, कहा बीमारी का कारण लब गया है। अच्छा। मैं लब गया मतलब की लबया है, कहता टमाटर। तो मैं कहा फिर टमाटर खाना है, कहता क्यों खाना है। मतलब वो व्यक्ति मतलब बहुत कम दवाई में ठीक हो गया, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि भाई गलती कहाँ पे हो रही है। क्योंकि दिन में 6-6 बार आप टमाटर खा रहे हो, स्वाद खा रहे हो, 3-4 टमाटर काट के खा रहे हो, सब्जी में आ रहा है, डॉक्टर कई सब्जी में आ रहा है। रिकमेंड करते हैं ना, बालों के लिए अच्छा है और भी चीज़ों के लिए अच्छा है, तो उसके वो कमियों को फिर पूरा करने के लिए वो कुछ और तो खाएगा, या तो सब्सिट्यूट दीजिए। कोई टमाटर नहीं खाना तो उसका जो उसके जो विटामिन हैं वो आप यहाँ से नहीं तो यहाँ से ले लीजिए। आपने देखो जब हमने बात ये शुरू, मेरे चेहरे पे एक अलग सी स्माइल थी, वो क्या थी। मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे, हाँ चाहे हम भी हैं, हम ना थोड़े से ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझने लगे। शायद हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हमने ना अब अलग, बालों के लिए अलग, आंखों के लिए अलग, हाँ पेट के लिए अलग, टांगों के लिए ऐसे खाना शुरू कर दिया। तब भी क्या बीमारियाँ नहीं हैं, ज़्यादा है। ज़्यादा है ना। पहले के लोग क्या करते थे, करते हम भी वही हैं, पर मानते नहीं हैं उसको। हम जब खाना खाते हैं ये सोच के नहीं खाते मैं पैरों के लिए खा रहा हूँ, मैं घुटनों के लिए खा रहा हूँ, ऐसा नहीं। जो करते हैं वो ज़्यादा बीमार होते हैं। कुछ लोग बोले घुटनों में दर्द है जी, अलसी खाया करो। अरे भाई अलसी खाया करो, कब खाया करो, हाँ ये भी मुद्दा है, वो हम भूल जाते हैं। हाँ, पचाओगे कैसे। बचाओ कैसे, अभी आपने कहा जी अल्टरनेट दो उसका, हाँ आपका कोई अल्टरनेट है, नहीं मेरा कोई अल्टरनेट है दुनिया में, नहीं। किसी का कोई अल्टरनेट नहीं है। फिर यहाँ एक छोटी स्टोरी मैंने कभी पढ़ी थी, जीवन दर्शन के नाम से। हम्म, एक बार सारे ऑर्गन्स बॉडी के ना स्ट्राइक पे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, वो कहते हैं यार पेट एक ऐसा निकम्मा ऑर्गन है और सेंटर में बैठा है, यदि ये नहीं होता अच्छा। तो ना तो टांगों को चलना पड़ता, हम्म, ना आंखों को देखना पड़ता, दिमाग को सोचना पड़ता, हाथों को काम ना करना पड़ता, आराम से ऐश करते हैं सबके सब। तो पेट बोलता है भाई मेरी भी सुन लो, बोले तू तो चुप कर, तेरे कारण से मीटिंग हो रही है, तू कल बेटा तू चुप करके बैठ जा। सब काम धंधा छोड़ देते हैं, खाना बनाना छोड़ देते हैं, करना छोड़ देते हैं। 3 दिन बीतते हैं, आंखों को लगता है दिख नहीं रहा, सिर कहता है यार सोचने की शक्ति जा रही है, हाथ कहते हैं दम नहीं रहा, फिर सिर कहता है मीटिंग बुलाओ दोबारा से, क्योंकि ये हेड तो सिर ही होता है। तो मीटिंग बुलाते हैं तो वहाँ वो कहते हैं भाई यार क्या हो गया ऐसा, पेट कहता है बोलो, बोले तू भी बोल ले भाई। कहता है देखो जो तुम लाते हो, जो मेरे में डालते हो, उससे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सारे को पचा के उसकी प्रक्रिया पूरी करके जिसको जो चीज़ चाहिए मैं उसको वहाँ भेज देता हूँ। हाँ यही मेरा काम है, हाँ इसलिए भगवान ने मुझे सेंटर में रखा है ठीक है। कि मैं सबको बराबर का हिस्सा बांट के देता रहूँ। ऐसा है कि बॉडी ने ना अपना सिस्टम बना के रखा है, जो एक हमारी अनाटमी है, उसके बाद फिजियोलॉजी है। अनाटमी यानी हमारा स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी माने जो नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की, वो अब वो अपना काम कर रही है, पर हमने क्या किया, उसको एक चीज़ तो हमने बढ़ा के दे दी और दूसरी को हमने कट मार दिया। इम्बैलेंस हो, तराजू में यदि ऐसे है, इस पे वजन डालो तो ये बढ़ता जाएगा, ये उठता जाएगा ऊपर, इम्बैलेंस हो गया ना। जो बीच में सुई है वो तिरछी हो जाएगी। चाहिए क्या, दोनों चाहिए बराबर में, सुई चाहिए सेंटर में। व्हाट है बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या है कि सब कुछ इक्वल है, बराबर में है, दैट इज बैलेंस। तो बॉडी का बैलेंस क्या है, बॉडी का बैलेंस है सूर्य उदय से पहले उठना, हाँ सूर्य की धूप लेना। अब सूर्य का एक मेन कारण आपको और बता देता हूँ कि विटामिन डी की कमी सूर्य का बड़ा कारण है। क्योंकि लोग उठते 11 बजे आजकल, रात को सोएंगे 2 बजे, खाना खाएंगे 1 बजे, हजम होगा नहीं तो पॉइजन बनेगा नहीं बनेगा। मतलब टाइमिंग उसका ठीक ना हो या खाने का तरीका ठीक ना हो तो सोराइसिस का सबसे ज़्यादा जो वही है। कंसर्न है वो खाने पीने से। वो सड़ेगा ना जी, सड़ेगा, सड़ेगा तो कहाँ जाएगा। हार्ट का काम सिर्फ क्या है, पंप करना। हार्ट को आप दे दोगे, जो दे दोगे बेचारा वो पंप करके सब जगह पहुँचा देगा। लीवर का काम क्या है, जो मुंह से डालोगे पेट में जाएगा, वो लीवर में जो आ गया, लीवर ने अपना प्रोसेस जो करना किया और उसको हार्ट की तरफ भेज दिया, भाई जाओ जी आप अगला काम करो। तो बॉडी क्या करेगी, यदि उसको आप ठीक चीज़ दोगे तभी तो ठीक काम करेगी। आपने कपड़े धोने हैं और गंदा पानी लेके बैठे हो, फिर कह रहे हो जी सफ़ेद शर्ट तो मेरी और काली होगी, फिर गंदा पानी लेके तो काली होगी ना, या गंदी होगी। वाइट पानी लेके बैठोगे, साफ पानी लेके, तो क्या होगा, हमने क्या डाला वो इम्पोर्टेंट है।